हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में, जो कि एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का एक समग्र अध्ययन होगा। तो इस वीडियो में देखेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे, किस किस विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से या प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं या मेंटेनेंस का काम करते हैं, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। अब लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत किनका अध्ययन करते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति में दो प्रकार के जीव उपस्थित होते हैं, एक होता है निर्जीव और दूसरा होता है सजीव। सजीव किसे कहेंगे, निर्जीव किसे कहेंगे, पहले यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो सजीव उन जीवों को हम कहते हैं जो पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाएं या उत्सर्जन जैसी प्रोसेस अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने शारीरिक क्रियाकलापों को चलाने के लिए और अपने शरीर को या अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये सारे प्रक्रम करते हैं या इन प्रक्रमों का करना सजीवों में आवश्यक होता है। निर्जीव ऐसे जीवों में जिनमें ये सारे प्रक्रम अनुपस्थित होते हैं, उन्हें निर्जीव की श्रेणी में हम रख सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर को आप देखेंगे, लकड़ी देखेंगे, सूखी हुई लकड़ियाँ, आप ये बोर्ड ही देख रहे होंगे, इनमें पोषण, श्वसन, वाहन और उत्सर्जन जैसी क्रियाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे सजीव और निर्जीव में क्या फर्क होता है। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत इन चार प्रकार के प्रक्रमों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहलाती है। अब मेंटेनेंस या अनुरक्षण क्या होता है? तो शरीर की लाइफ साइकिल में या बॉडी की लाइफ साइकिल में, जीव की लाइफ साइकिल में, जीव को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कई प्रकार के प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। शरीर में जैसे आप जानते हैं कि अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं और प्रतिदिन बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। उन कोशिकाओं के स्थान पर पुनः से नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुराने कोशिकाओं की मरम्मत करना एक प्रक्रम के अंतर्गत आता है, एक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। यदि जीव में ये जैव प्रक्रम में उपस्थित ये चार प्रक्रम, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन जैसी क्रियाएं नहीं होंगी, तो शरीर के मेंटेनेंस में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मेंटेनेंस मतलब शरीर की मरम्मत का कार्य। जैसे आपके घरों में या कई जगह पर आपने देखा होगा कि यदि कोई चीज़ खराब होती है, अगर उसकी मरम्मत ना की जाए तो वो एक दिन नष्ट हो जाती है। यदि उस खराब चीज़ को, खराब वस्तु को हम रिपेयरिंग करते रहें, उसकी मरम्मत करते रहें, उसका मेंटेनेंस करते रहें और विज्ञान की भाषा में कहें अनुरक्षण करते रहें, तो उसकी लाइफ बढ़ती जाती है। तो चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत इन चारों प्रक्रमों को विस्तार से। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पहला प्रक्रम आता है न्यूट्रिशन का, पोषण। पोषण क्या होता है? तो जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर, भोजन ग्रहण कर और जो भोजन को ग्रहण किया गया उसका उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम पोषण कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार सजीवों में अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए, शरीर की
ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, और शरीर के माध्यम से, बॉडी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा पोषण के माध्यम से सजीवों को प्राप्त होती है। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। पहला होता है स्वपोषी पोषण। जैसा कि अभी आपने देखा कि किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को ऊर्जा उसी पोषण से मिलती है। सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, और उससे शरीर अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है और उन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करता है। पोषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ये दो प्रकार के पोषण होते हैं, जिसमें से स्वपोषी पोषण देखेंगे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, और स्वपोषी पोषण के अंतर्गत कौन कौन से जीव या कौन ऐसे जीव हैं जो स्वपोषी पोषण करते हैं, इसका अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। तो पोषण का वह तरीका, न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों, वो अजैव पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला है CO2, दूसरा है पानी, और तीसरा है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। इन सब से मिलकर जो जीव अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं वे स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं, और इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसके अंतर्गत हरे पौधे, शैवाल, कवक आदि आते हैं। अब देखेंगे दूसरा विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होना पड़ता है। तो इस प्रकार के जीवों को हम विषमपोषी जीव, और इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब विषमपोषी पोषण के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से जीव आते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण मानव का होता है। मानव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता, उसे पेड़ पौधों पर या अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और मानव उन्हीं पेड़ पौधों के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। तो मानव को हम विषमपोषी जीव के अंतर्गत रख सकते हैं। और ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते या किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब देखेंगे स्वपोषी पोषण, इसको विस्तार से देखेंगे। स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना, स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये प्रक्रिया होती है। जैसा कि अभी पिछले चार्ट में आपने देखा कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। तो हरे पेड़ पौधों में पोषण को प्राप्त करने की प्रक्रिया को, भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसी प्रकाश संश्लेषण को अब आगे विस्तार से देखेंगे, जो कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधों में ये स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। तो प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? फोटो, पहला फोटो, और दूसरा सिंथेसिस, जिसमें से फोटो का अर्थ
प्रकाश होता है और सिंथेसिस का अर्थ बनाना होता है। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्रकाश और दूसरा सिंथेसिस। प्रकाश का अर्थ होता है, फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ होता है बनाना। अब आप इस फार्मूला के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और मृदा में उपस्थित जल के 12 अणुओं को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पत्तियों में पहले से मौजूद होता है, जो कि एक प्रकार का वर्णक होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण पेड़ पौधे करते हैं। ग्लूकोज एक बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे बनाते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में तथा जल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनता है, जो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से पत्तियों के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों स्टोमेटा के माध्यम से संपन्न होती है। अभी आपने देखा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसमें कौन कौन से आवश्यक पदार्थ होते हैं और किस प्रकार से यह प्रक्रिया संपूर्ण होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वातावरण में वायु से पत्तियों के माध्यम से ग्रहण की जाती है। और तीसरा होता है जल। चौथा पत्तियों में उपस्थित एक प्रकार का वर्णक, जो कि क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाया जाता है। इसमें सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इनमें से इन चारों पदार्थों में से यदि किसी एक की भी अनुपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपूर्ण होगी या पूरी नहीं हो पाएगी। इसमें किसी एक की भी अनुपस्थित प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पदार्थ या 4 पदार्थ भाग लेते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सनलाइट होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सनलाइट के माध्यम से ही संपूर्ण होती है। और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। सनलाइट को अवशोषित करने का काम पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल करता है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। सनलाइट को केमिकल ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जैसा कि जल का सूत्र H2O होता है, तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना, अब ऑक्सीजन तथा जल में अपघटन करना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान एक प्रमुख घटना है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बोहाइड्रेट जो कि पौधों का मुख्य भोजन होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन किया जाता है या कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदला जाता है। अब देखेंगे रंध्र क्या होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन तथा जल और ऑक्सीजन का तथा CO2 का आदान प्रदान या गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होता है। तो चलिए देखते हैं रंध्र क्या होते हैं। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं।
पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या छिद्र कहा जाता है। इन रंध्र छिद्रों के द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। कहाँ से? हवा से। वातावरण में उपस्थित हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। कौन करती हैं? पत्तियां। अब पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन रंध्र छिद्रों के अलावा तने से, जड़ से तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। गैसों का आदान प्रदान प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे अधिक या बहुतायत मात्रा में पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, जबकि तने और जड़ों से गैसों का आदान प्रदान बहुत कम मात्रा में होता है। अभी आपने देखा स्टोमेटा क्या होता है और स्टोमेटा किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे देखेंगे कि स्टोमेटा के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। ये आप स्टोमेटा का चित्र देख रहे होंगे। ये पत्ती का खुला हुआ रंध्र है। आप जैसे सेम के बीज देखे होंगे, सेम के दो बीजों को उल्टा अगर आप जोड़ेंगे तो उनके बीच में एक स्पेस बचेगा। उसी प्रकार का रंध्र छिद्र होता है और ये द्वारक कोशिकाएं होती हैं। और ये जो आप हरे रंग के छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में स्टोमेटा में देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे श्वसन की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने और ऑक्सीजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को गैसों का आदान प्रदान कहते हैं और ये प्रक्रिया रंध्रों के माध्यम से होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जलवाष्प भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकलती है। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से ही जलवाष्प बाहर निकलती है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल को पेड़ पौधे वातावरण से ग्रहण करते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। उसी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल तथा ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। उसी को वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खोलते और बंद होते रहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के विनिमय के लिए, आदान प्रदान के लिए और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए ये स्टोमेटा या छिद्र खुलते और बंद होते रहते हैं। पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त ऑक्सीजन, पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, जो पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण की जाती है, उससे प्राप्त ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणुओं से प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। जैसे कि आपने जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का फार्मूला देखा था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में होता है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन और वाटर का निर्माण होता है। ऑक्सीजन और वाटर
वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से बाहर कर दिए जाते हैं और ग्लूकोज को पेड़ पौधे संरक्षित करके रखते हैं। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि जैव प्रक्रम में लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शारीरिक क्रियाकलापों के लिए, शरीर के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से बने प्रोडक्ट ग्लूकोज के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसा कि यहाँ भी लिखा है कि ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि वे अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर सकें। अब देखेंगे कि मरुभूमि में उगने वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का क्रम क्या होता है। मरुभूमि में उगने वाले पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि में प्राप्त करते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर जब इन्हें दिन में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, उस समय ये मध्यस्थ उत्पाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, जो कि ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करता है। पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए भी अन्य प्रकार की कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे शारीरिक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शारीरिक निर्माण या शारीरिक ग्रोथ के लिए भी अन्य प्रकार की कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधों में जल के साथ साथ अन्य कच्ची सामग्रियां जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं वे जैसे मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं, तो उसी मृदा से कच्ची सामग्री अपने शारीरिक विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पदार्थों को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन जो कि एक आवश्यक तत्व है, इसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य आवश्यक यौगिकों के सिंथेसिस में या अन्य आवश्यक यौगिकों को बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में उपस्थित नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये वे अकार्बनिक पदार्थ हैं जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। कई प्रकार के ऐसे जीवाणु प्रकृति में या मृदा में या वातावरण में उपस्थित होते हैं जो इस नाइट्रेट को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने का काम करते हैं, जिससे कि इस नाइट्रोजन के माध्यम से पोषण प्राप्त किया जा सके या इस नाइट्रोजन का शारीरिक विकास में योगदान हो सके। उसको बदलने का काम ये कई प्रकार के जीवाणु करते हैं। अब अभी तक आपने देखा स्वपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, और हरे पेड़ पौधों में जो कि एक स्वपोषी पोषण होता है, तो हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आती है। और प्रकाश संश्लेषण को भी आपने विस्तार पूर्वक देखा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अब देखेंगे विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स ये आपके लिए एक नया शब्द होगा। हेटेरोट्रॉप्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है हेटेरो और दूसरा होता है ट्रॉप्स। पहला होता है हेटेरो, दूसरा होता है ट्रॉप्स।
जिसमें से हेटेरो का अर्थ होता है दूसरा, हेटेरो का अर्थ दूसरा होता है या अन्य होता है, और ट्रॉप्स का अर्थ होता है पोषण। ट्रॉप्स का अर्थ पोषण होता है। जब इसको एक साथ देखेंगे तो दूसरे के द्वारा भोजन प्राप्त करना या पोषण प्राप्त करना हेटेरोट्रॉप्स का अर्थ होता है। अर्थात दूसरे जीवों के माध्यम से या पोषण के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहना विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। आप समझ गए होंगे हेटेरोट्रॉप्स का अर्थ क्या होता है। अर्थात दूसरे या अन्य से पोषण प्राप्त करना हेटेरोट्रॉप्स कहलाता है या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब विषमपोषी पोषण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। विषमपोषी पोषण को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राणी संपोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है परजीवी पोषण। इन तीनों प्रकार के पोषण को विस्तार पूर्वक देखते हैं, जिसमें पहला होता है प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे कि मानव अपना भोजन संपूर्ण रूप से ग्रहण करता है और फिर एक विस्तृत पाचन तंत्र में इसका संपूर्ण रूप से पाचन होता है, अवशोषण होता है तथा उत्सर्जन होता है। दूसरा मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें मृत जीवी जो मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो इसमें फफूंदी और कवक जैसे जीव आते हैं। दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण। ये परजीवी पोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव जो कि परजीवी होता है किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे जीवों को पैरासाइट कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे अमरबेल, जूं, फीताकृमि। अमरबेल की लता जैसे आप किसी एक या किसी पौधे पर डाल देते हैं तो वो अपनी लताओं का भी। विभिन्न जीवों के भोजन तथा भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि में अंतर होने के कारण उनमें पाचन भी भिन्न प्रकार से होता है। जैसे हर जीव का पाचन तंत्र अलग अलग होता है। जैसे कोई एक कोश की जीव है, कोई जटिल प्राणी है, उसमें पाचन तंत्र भी उसी प्रकार से होता है। जैसे एक कोश की जीव में एक कोशिका के अंदर ही पाचन और उत्सर्जन जैसे क्रियाकलाप होते हैं। जैसे एक कोश की जीव भोजन को शरीर के संपूर्ण सतह से ग्रहण करता है। संपूर्ण सतह से कहीं से भी वो उस भोजन को अंतर्ग्रहण कर सकता है। जैसे अमीबा एक कोश की जीव का उदाहरण है। और अन्य जटिल जीव भोजन को खाने की प्रक्रिया शरीर के अंदर कर लेते हैं। उस भोजन को पहले खाते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं और पूर्ण रूप से उसको शरीर के अंदर कर लेते हैं और उसका पाचन होता है और उससे आवश्यक पदार्थों को अवशोषित किया जाता है। ये जटिल जीवों के द्वारा किया जाता है जिनमें पूर्ण रूप से पाचन तंत्र विकसित होता है। वो ऐसे जीव जैसे मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा, कौवा आदि जटिल जीवों के उदाहरण हैं जिनमें पाचन तंत्र एक विकसित रूप में
उपस्थित होता है। अब देखेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण, ये आप अमीबा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें बीच में केंद्रक होता है और ये खाद्य कण है। अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेता है, भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेता है और खाद्य रिक्तिका की ओर, खाद्य रिक्तिका में धंसा लेता है और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में विघटन आरंभ होता है। जैसे कि ये एक कोशिकी जीव है, उसी कोशिका में उपस्थित पादाभों के माध्यम से भोजन को ये घेर लेता है और अपनी कोशिका में धंसा लेता है। कोशिका में धंसाने के पश्चात जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन होता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन होता है। बचा हुआ अपच, जिसको पचाया नहीं जा सकता या पचने के बाद अवशोषण के पश्चात जो उत्सर्जी पदार्थ बचता है, उसको यह पुनः कोशिका की सतह की ओर भेजने लगता है या उसके उत्सर्जन के लिए कोशिका की ओर पुनः से गति कराने लगता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। जो अपच है या अवशोषण के पश्चात जो उत्सर्जी पदार्थ कोशिका के अंदर, फूड वैक्यूल्स के अंदर, जिसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं, खाद्य रिक्तिका में जो अपच बचता है उसको पुनः से कोशिका की सतह की ओर गति कराने लगता है, जिससे वो उत्सर्जी पदार्थ बाहर उत्सर्जित किया जा सके। अब आगे देखते हैं पैरामीशियम में पोषण। ये भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है। इसके द्वारा भोजन एक निश्चित स्थान से, इसके द्वारा भोजन एक निश्चित स्थान से ग्रहण किया जाता है। ये आप अमीबा का चित्र देख रहे होंगे और ये जो आपको इसके कोशिका के बाहर रोम जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से पैरामीशियम भोजन को एक निश्चित जगह की ओर धकेलता है और वहाँ से भोजन का अंतर ग्रहण होता है। सीलिया को हिंदी में पक्षाभ भी कहते हैं। ये सीलिया पैरामीशियम को पूरी तरह से चारों ओर से ढके रहते हैं और इन्हीं के माध्यम से भोजन के कण को पैरामीशियम एक स्पेसिफिक स्पॉट तक पहुंचाता है, जहां से भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन तथा अवशोषण किया जाता है।